बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि एफआईआर और कंप्लेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। एफआईआर क्या होती है, कंप्लेंट क्या होती है, इन चीज़ों को आज हम समझेंगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। 78% ऐसे बंदे हैं जो कि वीडियो को तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एफआईआर और कंप्लेंट दोनों में फ़र्क क्या होता है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब ये है कि इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट जो होती है उसको एफआईआर कहा जाता है। अब एफआईआर तो जब फर्स्ट किसी भी क्राइम की रिपोर्ट मिलेगी और वो थाने में दर्ज हो जाएगी तो उसको एफआईआर का नाम दिया जाएगा, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट, जो कि इतला दी जाती है किसी भी क्राइम की। और कंप्लेंट क्या होता है, जिसको उर्दू में इस्तगासा कहते हैं, जिसको प्राइवेट कंप्लेन भी कहा जाता है। तो ये एफआईआर और कंप्लेंट का जो है वो लफ्जी मतलब और इनका थोड़ा सा फर्क वाज़ह हुआ है। एफआईआर सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत जो है वो दर्ज की जाती है। जब भी आप एफआईआर देखेंगे तो उसके सबसे टॉप पर ये लिखा होता है कि सीआरपीसी 154। और जब भी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो कंप्लेंट भी सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत जो है वो फाइल की जाती है। अब इन दोनों के फ़र्क की तरफ चलते हैं और दोनों में जो जो फ़र्क है वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, जिसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। तो पहला जो फ़र्क इसमें है, तो पुलिस थाना में ये दर्ज की जाती है एफआईआर। मतलब जब भी किसी बंदे की एफआईआर होगी या आप करवाएंगे तो आपको थाने जाना पड़ेगा, वहां जाकर आप कंप्लेन करेंगे कि फलां बंदे की वजह से जो है वो इंतशार फैला या उसने मुझे टॉर्चर किया, कुछ भी अगर होता है तो आप इसकी इंफॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होगी वहां जाकर दर्ज करवाएंगे, वो होगा पुलिस थाना। मगर कंप्लेंट क्या करती है कि मजिस्ट्रेट के पास हम दायर करते हैं, ये खुद दायर करना पड़ती है मजिस्ट्रेट के पास जाकर। पुलिस के पास थाने में एफआईआर दर्ज होती है और मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दायर की जाती है। नंबर 2 पे देखें कि सिर्फ वो जराइम जो कि काबिले दस्त अंदाजी हैं, मतलब कोगनाइजेबल ऑफेंसेस की जो है, सिर्फ और सिर्फ कोगनाइजेबल ऑफेंसेस की एफआईआर दर्ज होगी। जो नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंस हैं, मतलब नाकाबिले दस्त अंदाजी जराइम जो हैं, वो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। और इस्तगासा में, कंप्लेंट में नाकाबिले दस्त अंदाजी और दस्त अंदाजी जराइम, दोनों जराइम की एफआईआर जो होती है वो आप करवा सकते हैं कंप्लेंट के जरिए। कंप्लेंट जो है, मतलब इस्तगासा जो है, वो दोनों का फाइल किया जा सकता है। तो इस्तगासे में जो कोगनाइजेबल और नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस, जिस तरह आपको मिसाल देता हूँ, पीपीसी का सेक्शन जो है वो 427, जिसमें यह है कि 50 या इससे ज़्यादा का नुकसान हो तो एफआईआर दर्ज ना होगी, अगर कोई अदर ऑफेंसेस ना हो तो। इसके अलावा पीपीसी का सेक्शन 337A1, जिसमें यह होता है कि अगर किसी को टॉर्चर किया गया तो उसकी हड्डी नहीं फ्रैक्चर हुई तो उसमें भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इसके आगे जो है वो सेक्शंस हैं जिसमें जो है वो कोगनाइजेबल ऑफेंसेस में आते हैं, मगर ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वाले जिसमें जो है वो कोई भी टॉर्चर, जो सीरियस टॉर्चर ना हो, जिसमें आपकी हड्डी फ्रैक्चर ना हो और आपका नुकसान कम हुआ हो, तो ऐसे जराइम को कोगनाइजेबल ऑफेंसेस नहीं कहा जाता। नॉन कोगनाइजेबल ऑफेंसेस में इनको शामिल किया जाता है। और कोगनाइजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें काबिले दस्त अंदाजी जराइम शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जराइम की एफआईआर भी फौरन हो जाती है और इनकी अगर आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो वो तो दोनों की हो जाती है, कोगनाइजेबल की भी और नॉन कोगनाइजेबल की भी।
नंबर 3 पे चलते हैं कि पुलिस को ये अख्तियार होता है कि वो बगैर वारंट के जिस बंदे की FIR हुई है उसको गिरफ्तार कर सकती है, मगर इस्तगासे में, कंप्लेंट में पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस्तगासे में बाकायदा तौर पर आपको वारंट गिरफ्तारी जो होती है वो लेने पड़ते हैं, उसके बाद आप जाकर किसी बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर FIR में बगैर वारंट के आप बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर कोई SHO अगर आपकी FIR दर्ज ना करे तो आप मुतलका SP को दरख्वास्त देंगे कि जी फलां थाने का SHO जो है वो मेरी जो है FIR दर्ज नहीं कर रहा, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, फलां जुर्म हुआ है। तो अगर फिर भी वो SHO SP की हिदायत के बाद भी आपको लगे कि वो इस पर अमल नहीं करेगा तो आप जस्टिस ऑफ पीस मतलब सेशन कोर्ट में 22A और B फाइल करके FIR की जो है वो हदायत दी जा सकती है कोर्ट की तरफ से उस SHO को कि आप FIR काटें और इस पर अमल करें, क्योंकि ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। इसी तरह अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो इस्तगासा फाइल किया जाता है, कंप्लेंट फाइल की जाती है, वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, मतलब काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है या नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्लेंट पे, इस्तगासे पे तो वो भी फाइल किया जा सकता है। FIR ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के तहत दर्ज की जाती है। 154 के तहत कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की FIR दर्ज की जाती है। और कंप्लेंट, इस्तगासा CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 200 के तहत जो है वो फाइल किया जाता है। ये इनमें कुछ फ़र्क थे जो कि वाज़ह तौर पर बताने की कोशिश की है। और FIR में गिरफ्तारी का ख़तरा हमेशा रहता है। जब आप कभी भी थाने में जाते हैं, अगर आपके खिलाफ FIR हुई है तो वो आपको मौके पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं या बाद में गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि FIR में विदाउट वारंट जो है वो किसी बंदे को गिरफ्तार करने की गुंजाइश मौजूद होती है, वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे तो ये पुलिस वालों की साबियत पे है, मगर जब भी FIR हो जाती है तो उस बंदे को गिरफ्तार फौरन विदाउट वारंट गिरफ्तार आप कर सकते हैं। मगर अगर इस्तगासा फाइल किया गया है तो गिरफ्तारी के जो मौके पर गिरफ्तारी जो होती है वो मुमकिन नहीं होती। उसके लिए वाज़ह तौर पर आपको वारंट गिरफ्तारी लेने पड़ते हैं, फिर आप जाकर उसको गिरफ्तार करते हैं। FIR जो होती है वो किस तरह दर्ज होती है, वो सरकार बनाम मुल्ज़म दर्ज होती है। हमेशा FIR का हमेशा टाइटल जो होता है वो सरकार बनाम मुल्ज़म होता है, मगर इस्तगासे का कंप्लेंट का जो होता है टाइटल होता है वो होता है मुस्तगीस बनाम मुल्ज़मान। मतलब मुस्तगीस का नाम जो भी बंदा जो है कंप्लेंट फाइल कर रहा है और जो मुल्ज़मान है उनका आगे नाम जो होता है वो लिख दिया जाता है। तो ये कुछ फ़र्क थे FIR और कंप्लेंट में, जिसको आज हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ इसके साथ आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।